नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश। आज 5 फरवरी 2026 के कुछ बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रमों पर एक गहरी नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 से। इन दस्तावेजों के अनुसार 154 देशों की सूची में भारत को 16वां स्थान मिला है। सच कहूं तो मैं थोड़ा हैरान हूं, ये रैंकिंग तो काफी अच्छी है। ये वाकई में ध्यान खींचने वाली रैंकिंग है, खासकर जब हम देखते हैं कि इस लिस्ट में अमेरिका 66वें और चीन 68वें स्थान पर है। यानी भारत से काफी नीचे। जी, बहुत पीछे। लिस्ट में टॉप 3 देश हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। वो तो अक्सर ऐसी सूचियों में ऊपर रहते हैं। हाँ, लेकिन अमेरिका और चीन का इतना पीछे होना ये थोड़ा अजीब है। इस इंडेक्स में ऐसा क्या है जो भारत को इतना ऊपर रखता है? ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के आकार पर तो आधारित नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी ये इंडेक्स सिर्फ जीडीपी या सैन्य ताकत नहीं देखता। ये शायद देशों की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां, कूटनीतिक स्थिरता अच्छा। और वैश्विक मुद्दों पर उनके रचनात्मक रुख जैसे पहलुओं को तवज्जो देता है। भारत की रैंकिंग ये दिखाती है कि दुनिया उसे एक स्थिर और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देख रही है, जो टकरावों के बजाय सहयोग पर ध्यान देता है। एकदम सही। और सीरिया को अंतिम यानी 153वां स्थान दिया गया है, जो दिखाता है कि ये इंडेक्स आंतरिक स्थिरता को भी बहुत महत्व देता है। अच्छा, तो ये सॉफ्ट पावर और विश्वसनीयता की रैंकिंग ज्यादा है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है जो शायद इस रैंकिंग को सही ठहराती है। कौन सी? भारत अमेरिका व्यापार समझौते में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अमेरिकी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस से तेल व्यापार के कारण जो एक अलग 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था, हाँ, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। पर यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। एक तरफ तो अमेरिका भारत को व्यापार में इतनी बड़ी राहत दे रहा है और दूसरी तरफ हमारे स्रोतों में ये भी लिखा है कि अमेरिका ने WHO और ISA सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का ऐलान किया है। जी, ये तो बिल्कुल उल्टा कदम लगता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अमेरिका की बदलती विदेश नीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। कैसे? ऐसा लगता है कि अमेरिका अब बड़े, धीमे चलने वाले और राजनीतिक खींचतान में फंसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों से दूरी बना रहा है। और इसके बजाय वो चुनिंदा देशों के साथ सीधे रिश्ते बना रहा है। बिल्कुल भारत जैसे भरोसेमंद देशों के साथ सीधे, मजबूत और फायदेमंद द्विपक्षीय यानी बायलैटरल रिश्ते बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। जी, तो ये दुनिया से अलग थलग होना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की रणनीति है। जी। मतलब अमेरिका के लिए अब बड़े ग्रुप से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ खास दोस्त है और भारत उनमें से एक है। ये तो भारत की कूटनीति के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और शायद इसीलिए भारत भी अपनी तरफ से दूसरे गठबंधनों को मजबूत कर रहा है। जैसे कि भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इसका दूसरा संस्करण था जो 10 साल बाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 10 साल बाद? काफी लंबा गैप है। बहुत लंबा। पहला संस्करण 2016 में बहरीन में हुआ था। जी। इस बार की बैठक की सह अध्यक्षता भारत और UAE ने की। और इसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों ने भाग लिया। जी, सभी ने। ये दिखाता है कि भारत पश्चिमी एशिया के साथ अपने ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊर्जा दे रहा है। तो एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ रही है और दूसरी तरफ पुरस्कारों की दुनिया से एक बहुत ही अनोखी खबर है। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिला है। जी, ये खबर वाकई में खास है। उन्हें ये पुरस्कार उनके एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस के लिए मिला है। किस श्रेणी में? बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग श्रेणी में। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ग्रैमी अवार्ड्स को हम आमतौर पर सिर्फ संगीत से जोड़कर देखते हैं। सही कहा। लेकिन ये पुरस्कार दिखाता है कि अब आवाज, शब्द और कहानी कहने की कला को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। मतलब ये संगीत का नहीं बल्कि संदेश का सम्मान है। स्रोतों में अनुष्का शंकर के 2 नॉमिनेशन का भी उल्लेख है। बिल्कुल। और कला के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा सम्मान भारत को मिला है। वीरभद्रन रामानाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 दिया गया है। क्रेफोर्ड पुरस्कार, मैंने इसके बारे में सुना है, पर ये इतना खास क्यों माना जाता है? इसे भूविज्ञान यानी जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये उन क्षेत्रों में दिया जाता है जिन्हें नोबेल पुरस्कार कवर नहीं करता। अच्छा, जैसे जियोसाइंस, एस्ट्रोनॉमी वगैरह? जी,
प्रोफेसर रामानाथन को ये सम्मान मिला है CFCs और ग्रीनहाउस गैसों पर उनके शोध के लिए। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ये गैसें हमारे ग्रह को कितना गर्म कर रही हैं। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वही गैसें हैं ना जो पुराने फ्रिज और एसी से निकलती थी? एकदम सही। और ओजोन परत में छेद के लिए जिम्मेदार थीं। उनके काम ने ही दुनिया को ओजोन परत के खतरे के बारे में जगाया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे समझौते की नींव रखी? बिल्कुल। तो उनका काम सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि पूरी मानवता को बचाने वाला एक कदम था। वाह! विज्ञान के मैदान में इस तरह की जीत के साथ साथ खेल के मैदान पर भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। हाँ, और ये टेनिस की दुनिया में एक पीढ़ी के बदलाव का सीधा संकेत है। जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया में जो दबदबा रहा है, उसे तोड़ना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। जी, यह सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। और सिर्फ टेनिस ही नहीं, भारत में भी खेल आगे बढ़ रहे हैं। प्रो रेसलिंग लीग का 5वां संस्करण नोएडा इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसे हरियाणा थंडर्स ने जीता। और नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ। ये दिखाता है कि क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी दिलचस्पी और निवेश बढ़ रहा है। और ये जो जमीनी स्तर पर बदलाव की बात है, यह सिर्फ खेलों में नहीं बल्कि देश की योजनाओं में भी दिख रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में शी मार्ट्स नाम की एक नई योजना की घोषणा हुई है। शी मार्ट्स? हाँ, सुनने में दिलचस्प लग रहा है ना? जी, ये क्या है? यह ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक बहुत ही सोची समझी योजना है। इसका मुख्य मकसद है गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना। अच्छा, जैसे अचार, मसाले, हस्तशिल्प वगैरह। बिल्कुल, उन्हें बेचने के लिए एक राष्ट्रीय बाजार तैयार करना। ये तो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अक्सर अच्छे उत्पाद भी सही मार्केटिंग न होने के कारण गांव तक ही सीमित रह जाते हैं। सही कहा, लेकिन इसे लागू करने में चुनौतियां तो आएंगी। पूरे देश में सप्लाई चेन बनाना, क्वालिटी कंट्रोल रखना। चुनौतियां तो हैं, लेकिन ये योजना इसी समस्या का समाधान करने के लिए है। ये लोकल से ग्लोबल के दिशा में एक ठोस कदम है। और इस योजना का एक और हिस्सा है, हर जिले में कम से कम एक महिला हॉस्टल बनाना। ये तो बहुत जरूरी है। कामकाजी महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, जिससे वे बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा का भी मॉडल है। लोकल से ग्लोबल की थीम मुझे फरीदाबाद में शुरू हुए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की याद दिला रही है। बिल्कुल, उसकी थीम भी यही है। सूरजकुंड मेला और जम्मू में हो रहा सरस मेला, ये दोनों शी मार्ट्स की भावना के ही उदाहरण हैं। इस साल सूरजकुंड का भागीदार देश मिस्र है, और थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक बड़ा माध्यम है। इन सब पहलुओं को सफल बनाने के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी। निश्चित रूप से। शायद इसीलिए हम वाराणसी एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने जैसी खबरें देख रहे हैं। और लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट पर एक नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। ये सब कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश है। और सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना। जी, वकीलों के लिए एक ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर। ये एक बहुत ही अनोखी पहल है। बहुत अनोखी, और इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखना बहुत मायने रखता है। स्रोत में अनुच्छेद 32 का भी जिक्र है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। जी, यह केंद्र उसी भावना को आगे बढ़ाएगा जो कानूनी पेशे में गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर आत्मनिर्भरता और क्षमता निर्माण पर बहुत जोर है। क्या यही ट्रेंड हमें रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। रक्षा क्षेत्र में अभ्यास खंजर 2026 को देखिए। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो इस बार असम के मसामारी में हुआ। जी, ये दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सिर्फ बड़ी शक्तियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मध्य एशिया जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी साझेदारी मजबूत कर रहा है। और तकनीक की बात करें तो ओडिशा के रंगेलुंडा एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण गलियारे की स्थापना की गई है।
यूएवी यानी ड्रोन्स। इसका मतलब ये है कि भारत अब ड्रोन तकनीक के विकास और परीक्षण के लिए एक सुरक्षित और समर्पित इकोसिस्टम बना रहा है। अब तक कंपनियों को काफी दिक्कत होती होगी। जी, उन्हें कई तरह की अनुमतियां लेनी पड़ती थीं और कोई समर्पित जगह नहीं थी। ये गलियारा ड्रोन इनोवेशन में तेजी लाएगा और भारत को ड्रोन निर्माण का एक हब बना सकता है। तकनीक का इस्तेमाल आम आदमी के लिए भी हो रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ पिल्लू एआई ऐप। हाँ, ये एक वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी में काम करता है। मतलब कोई भी छोटा दुकानदार या किसान जिसे सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, वो सिर्फ बोलकर अपना हिसाब किताब रख सकता है। ये तकनीक का असली लोकतंत्रीकरण है। और विज्ञान के क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। विशाखापट्टनम में CSIR NIO के एक क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हुआ है। जी, CSIR NIO यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। और स्रोत हमें याद दिलाता है कि CSIR के संस्थापक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। ये केंद्र समुद्री संसाधनों पर भारत के शोध को और बढ़ावा देगा, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, चाहे वो समुद्र हो, आसमान में ड्रोन हो या ग्रामीण बाजार। हर जगह आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर है। पर्यावरण के मोर्चे पर भी एक अनुमान है। दिसंबर 2025 तक गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाएगा। हाँ, जो राष्ट्रीय क्षमता का 16.5% होगा। अंत में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़ी एक खबर। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ऑपरेशन हिरोफ 2.0 चलाया है। जी, हमारे स्रोत सिर्फ इसकी जानकारी देते हैं, ज्यादा विवरण नहीं। ये उस क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे तनाव और अस्थिरता को दर्शाता है। तो आज हमने भारत की बढ़ती वैश्विक साख, देश के अंदर हो रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित तकनीकी विकास को समझा। तो दोस्तों, ये थे इसके सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इन्हें समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।